वर्क एनर्जी थ्योरम यही बेसिक पूरा टूल है जिसको हम यूज करने वाले हैं और इसी के बेस पे सब कुछ कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल है, बहुत आसान भी है। धीरे धीरे करते 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 खूब सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, खूब सारी चीजें आइडिया लग जाएगा। इसी में सर्कुलर मोशन को ऐड भी कर देंगे। तो पहले हम वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह पढ़ के इसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद फिर थ्योरम पे बात करेंगे। ठीक है, डेल्टा के इज इक्वल टू डब्ल्यू नेट, ये प्रूफ करना है। फॉर एनी चेंज नेट वर्क डन is equal to change in kinetic energy। प्रूव करना पड़ेगा। मान लिया इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लग रहा है एफ नेट, और ये डिस्प्लेस हो जाता है। u वेलोसिटी, v वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एफ नेट बाई एम। फ्रॉम काइनेमेटिक्स हमको पता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू f बाई m टाइम्स s, half of mv square minus half of mu square is equal to f into s, या k2 minus k1 is equal to w net। डेल्टा के बराबर w net। ये तो बस कहने के लिए, असलियत में यूज क्या करना है, w net को 3 भागों में बांट दिया। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव, w बाय अदर, या w एक्सटर्नल बोल दिया। अदर फोर्सेस, 3 तरीके के फोर्सेस का आइडेंटिफिकेशन कर लिया। एक कंजर्वेटिव फोर्स, इनर फोर्स कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, और अदर फोर्सेस या एक्सटर्नल फोर्सेस हम लिख सकते हैं। ये समझ में आया, बहुत मुश्किल नहीं है। किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एफ नेट बाई एम। इस नेट फोर्स की वजह से बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, डिस्प्लेस कितना हो रही है, आर मान लीजिए एस डिस्प्लेस हो रही है, तो हमने इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगा दी, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। यहाँ वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u है, यहाँ फाइनल वेलोसिटी v है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर ट्वाइस एस। हाफ एम वी इधर ले आए, तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर बराबर एफ नेट इंटू एस, k2 माइनस k1 दैट इक्वल्स टू w नेट। ये नेटवर्क डन है, डेल्टा के बराबर w नेट, और इसी को हम कन्वर्ट कर देंगे डेल्टा के बराबर W कंजर्वेटिव प्लस W नॉन कंजर्वेटिव प्लस W एक्सटर्नल। ये हमारी थ्योरम बन गई। अब यहां से इसको थोड़ा सा इलेबरेट कर देते हैं। वी नो WC इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U होता है, तो डेल्टा K इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U प्लस W नॉन कंजर्वेटिव प्लस W एक्सटर्नल या अदर। ये थ्योरम बन गई, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल। डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल, यही हमारी थ्योरम। फॉर एनी चेंज बिटवीन 1 and 2, k2 minus k1 plus u2 minus u1 is equal to w non-conservative plus w external। If only conservative forces doing work, W non-conservative 0, W external 0. So delta K
प्लस डेल्टा यू बराबर 0 या K1 प्लस U1 बराबर K2 प्लस U2, E1 बराबर E2, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हालांकि यही थ्योरम है हमारी, मेनली थ्योरम तो ये है, लेकिन इसी को छोटे से फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। स्टेटमेंट यूज कर लेता है। क्या स्टेटमेंट है? अगर केवल कंजर्वेटिव फोर्सेज ही काम कर रहे हैं तब सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। E1 बराबर E2, K1 प्लस U1 बराबर K2 प्लस U2 कब मोस्टली यूज होगा, लेकिन हम यही यूज करेंगे, इसमें अपने आप ही आ गया। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब इसी मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात करेगा। K1 प्लस U1 काइनेटिक एनर्जी, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? Consider two positions. मैं तुम चंदन लगा दो। दो पोजीशंस लीजिए, 1 and 2 मानिए। एक अननोन है एंड अदर कुछ पता है, कुछ निकालना है। एक अननोन कंडीशन और एक नोन कंडीशन है। इन दोनों को कंडीशंस को एज्यूम कर लिया है, कोई भी जो दो कंडीशन जहां सॉल्व करना है। राइट काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी K1 U1 and K2 U2 if required assume suitable variable, apply calculate work done by W non-conservative and W external between 1 and 2. Last में work energy, apply work energy theorem to find unknown. ये अपने आप में एक इक्वेशन होती है वर्क एनर्जी थ्योरम की, इसको हम यूज करेंगे कोई भी अननोन निकालने के काम में है। खूब सारे क्वेश्चंस करने हैं, खूब सारी प्रैक्टिस है, खूब सारे ध्यान रखने हैं, तो ध्यान रखते हुए इसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे और वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते चलेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में W नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, W एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तब डेल्टा K प्लस डेल्टा U बराबर 0, ये वाली कंडीशन बन जाएगी। स्पेशल केस, हर केस में नहीं। वर्क एनर्जी थ्योरम हमको पता है क्या होती है, डेल्टा K प्लस डेल्टा U बराबर W नॉन कंजर्वेटिव प्लस W एक्सटर्नल। क्या है ये? किन्हीं भी दो पोजीशंस को पकड़ा, सॉल्व कैसे करना है? बड़ा मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान है। टेबल बनानी है, बस सॉल्व करना है, बहुत ही ज्यादा आसान है। बस अननोन चीजें पता करनी है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको आइडिया नहीं होगा, इसमें सब कुछ पता होगा। अब नियम नंबर 1 क्या है? नियम नंबर 1 यही है कि सबसे पहले दो जगह पकड़ो। दो जगह कौन सी? जहाँ कुछ पता हो, जहाँ कुछ निकालना हो। फिर उन दोनों जगहों पे काइनेटिक एनर्जी K1 K2 U1 U2 ले लीजिए। अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया तो वेरिएबल मान लीजिए, वेलोसिटी v मान लीजिए, फलाना मान लीजिए, ढिमकाना मान लीजिए, तो वेलोसिटी मान के फिर उसके बाद इन दोनों पोजीशंस के बीच में, हो सकता है 1 और 2 के बीच में भी लगानी पड़े, हो सकता है 2 और 3 के बीच में भी लगानी पड़े। तो हर इक्वेशन अपने आप में एक इक्वेशन है, हर दो पॉइंट्स के बीच में एक वर्क एनर्जी थ्योरम बनेगी जो इक्वेशन होगी और अननोन को सॉल्व करेगी और वो वैल्यू कैलकुलेट करा के बताएगी जो चीज आपसे पूछी जाए। ठीक, तो आपको मुद्दा रखना है, दो जगह पकड़नी है, दोनों जगहों पे K1 K2 U1 U2 लिखना है और उन दोनों के बीच में अगर कोई काम हो रहा है किसी नॉन कंजर्वेटिव लाइक फ्रिक्शन, विस्कस, मेनली फ्रिक्शन ही चलेगा, W नॉन कंजर्वेटिव
उसके अलावा ग्रेविटी वेविटी स्प्रिंग का फोर्स का वर्क डन नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि उसको हमने ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में इंक्लूड कर लिया है। हम लोगों ने पहले ही कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन को इंक्लूड कर लिया है। किस फॉर्म में? माइनस डेल्टा यू। तो हम केवल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। नो कंजर्वेटिव फोर्स रिक्वायर्ड, नो कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन रिक्वायर्ड। ठीक, हमें जरूरत नहीं। तो ये बेसिकली इस चैप्टर की तमाम चीजें थी। मोस्टली थ्योरी वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। एक थ्योरी वाला पार्ट और बच रहा है, वर्टिकल सर्कल वर्कल वाला है वर्क एनर्जी थ्योरम में, लेकिन वो सर्कुलेशन मोशन के पढ़ने के बाद डिस्कस करेंगे। तो कई चीजें हमने पढ़ ली, वर्क पढ़ लिया, वो पावर पढ़ लिया, हमने एनर्जीज के बारे में बात कर ली, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। अब इन सबको मिला करके यूज किया जाएगा, तमाम चीजें उठेंगी धीरे 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 धीरे। तो कई चीजें मैं निकलवाने वाला हूँ, छोटे छोटे टॉपिक पहले उठा लेता हूँ, उसके बाद धीरे 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 और टॉपिक्स पे एंट्री करता चला जाऊंगा, तमाम चीजें निकालूंगा। वर्क एनर्जी पे भी आऊंगा, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसमें कुछ चीजें याद रखनी है। स्ट्रेट रॉड या चेन, assume whole mass at center of straight part. Calculate potential. मान लीजिए एग्जांपल देखते हैं। एक रॉड दे रखी है, जमीन पे रखी है, यहाँ u बराबर 0 लाइन, इसका मास m है, लेंथ l है। कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? इसको सेंटर पे मान लेंगे, m प्लस mgl/2, किसी एक लाइन को मान लिया। ये u बराबर 0 लाइन, ये थीटा है। u बराबर mgl/2 साइन थीटा। किसी को दिक्कत तो नहीं? इसको सेंटर पे मान लिया, ये यूज होगा, इसलिए मैं पहले ही सब कुछ यूज करा देता हूँ। एक चेन दे रखी है, ये u बराबर 0 लाइन, ये l/3 है, इसका मास m है, लेंथ l है, इसकी पोटेंशियल है। प्लीज कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस टर्म। दो हिस्से हैं, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है। ये 2m/3 अपनी जगह पर माना जाएगा, हर स्ट्रेट पार्ट को अलग अलग ले लिया जाएगा। ये m/3 इधर लिया जाएगा, तो u की वैल्यू हो गई 0 माइनस m/3 g l/6। देख लीजिए, u बराबर इस वाले पार्ट की 0 हो गई, u1 0, u2 बराबर माइनस मास हो गया m/3, नीचे है g, कितनी नीचे है? l/6 नीचे है। इसका निकालना है, ये याद रखना है, ध्यान रखना है। अब मैं जनरल दिखा देता हूँ, इसको याद रखना है इसका रिजल्ट के तौर पे, ठीक है? वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक चेन है जो θ1 एंगल से θ2 एंगल के बीच में है। L बराबर R θ2 माइनस θ1, लैम्डा बराबर मास अपॉन लेंथ। L की वैल्यू इस तरह चेन दे रखी है, हमने इस वाली लाइन को u बराबर 0 लाइन माना है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये रिजल्ट, इसीलिए पहले पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म बता रहा हूँ, फिर स्प्रिंग के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बारे में। तो ये दे रखा है,
इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी? बड़ा मुश्किल है, ऊपर ऊपर जाया अगर, ये बड़ी झंझट है। तो इसके लिए कुछ नहीं है, इसके लिए जनरल एंगल थीटा पे जाते हैं। अभी हमने इसके ऊपर ज्यादा डिटेल नहीं किया, अब अगले वाले चैप्टर सेंटर ऑफ मास से ये चीज चालू हो जाएगी एलिमेंट वाली। एक छोटा सा एलिमेंट कट किया, डी थीटा, एट थीटा टू थीटा प्लस डी थीटा, स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास है उसका लैम्डा आर डी थीटा। लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ है, आर डी थीटा उसकी लेंथ है, लेंथ। ये थीटा डी थीटा, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? ज्यादा इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल के लिए रिजल्ट याद रखिएगा। हम एलिमेंट वाले पे कहानी पे चलेंगे, पूरा आर्टिकल ये हमारा। डीएम इज इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा, ये मास हो गया। इसकी छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी डी यू इज इक्वल टू डी एम जी, कितनी हाइट पे है? आर साइन थीटा हाइट पे। ये हाइट कितनी है? ये आर है, तो ये हाइट आर साइन थीटा हो गई। यू बराबर लैम्डा आर स्क्वायर जी साइन थीटा डी थीटा, लिमिट थीटा वन एंगल से थीटा टू एंगल। और ये रिजल्ट याद रख लीजिए, एंगल वाइज याद रखिएगा, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा, काम का है, कहीं कहीं यूज कर लिया जाएगा तो डायरेक्ट एज ए रिजल्ट यूज कर लेंगे इसको। कैसे निकाला? स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट के लिए तो बड़ा सिंपल सा कहानी, स्ट्रेट के लिए उसके सेंटर पे मान लो बस। लेकिन ये स्ट्रेट नहीं है, कर्व्ड है, कर्व्ड चेन है, तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। डायरेक्ट नहीं निकाल सकते तो क्या करना पड़ेगा? थीटा से थीटा प्लस डी थीटा के बीच में एक चेन कट की, छोटा सा टुकड़ा कट किया। ये डी थीटा है तो ये लेंथ हो गई आर डी थीटा। लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ है, तो छोटा सा मास आ गया डेंसिटी इंटू लेंथ। डेंसिटी है मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ है आर डी थीटा। इतना मास हो गया। इसकी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। ये यू बराबर जीरो लाइन है, इससे एच हाइट पे जाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी मास जी हाइट एम जी एच। पूरा निकालने के लिए इंटीग्रेट कर लिया और रिजल्ट को याद रखिए। हाँ, लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहो तो लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, अगर दे रखा है तो। एल की पूछे तो एल बराबर आर थीटा टू माइनस थीटा वन। तो क्वेश्चन पूछ सकता है वो, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, लैम्डा निकालने में थोड़ी दिक्कत आती है। जैसे एग्जांपल, यहाँ से चेन बंधी, अभी आगे चले क्वेश्चन क्या होगा, ये चेन सरक गई, सरकने के बाद फिर मास m है, लेंथ l है। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, ये u बराबर जीरो लाइन है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन को जीरो लाइन मानते हैं, उसके बेस पे रेफरेंस लाइन लेते हैं। तो मास m है, लेंथ l है, एंगल उंगल कुछ नहीं होता। चलिए बताइए भाई। आपकी सिंपली के लिए एम एल बराबर पाई आर बाई थ्री दीजिए। पाई आर बाई सिक्स ले लीजिए, आसान हो जाएगा। इसकी रेडियस आर है, निकालिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी, बताइए भाई। फॉर्मूला आपके पास है, उसी की वैल्यू पुट करके निकालो, एंगल का ध्यान रखो, फॉर्मूले में ही पुट करके निकालो, जल्दी बताइए।
चैट डिसेबल। हाँ वो चैट डिसेबल्ड है। अच्छा, ठीक है। एम के टर्म में, आर के टर्म में, लेंथ के टर्म में, किसी टर्म में पूछे निकाल लीजिए यू की वैल्यू। ठीक है, तो एक इस चीज को याद रखिएगा, ये यूज करेंगे K1 K2 U1 U2, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी बहुत जरूरी है, आनी चाहिए। स्प्रिंग कॉम्बिनेशन वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। मान लेते हैं इसकी नेचुरल लेंथ L, स्प्रिंग कांस्टेंट K प्रोपोर्शनल टू 1/L। यूं याद रखने, K इंटू L बराबर कांस्टेंट, K इंटू L बराबर कांस्टेंट, इसको C ले लेते हैं, इस फॉर वन स्प्रिंग। किसी स्प्रिंग को काट दिया जाए, डबल कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, लेंथ डबल तो स्प्रिंग कांस्टेंट हाफ। इफ length become n टाइम्स, कम हो जाएगा। लेंथ को घटाएं बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा, उसको कट कर दें, ये कर दें, वो कर दें। एग्जाम्पल देखते हैं। एक स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इसको दो भागों में बांट दिया। ये था L1 और ये था L2। इस वाले का K1 बन गया, इस वाले का K2 बन गया। K1 और K2 की वैल्यू बतानी। चलिए बताइए भाई, ये वाले फॉर्मूला लगा दीजिए, K इंटू लेंथ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है। इस फॉर्मूले को पुट कीजिए, K1 K2। मिस्टर सुनीश, तुम्हारा माइक ऑन है भाई। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बताओ भाई। K1 K2, K इंटू लेंथ इज कांस्टेंट। स्प्रिंग को बड़ा कर देंगे तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट स्टिफनेस कम हो जाती है। स्प्रिंग को जितनी छोटी स्प्रिंग लेंगे उसको दबाना उतना ही मुश्किल होता है, जितनी बड़ी स्प्रिंग ले लेंगे उसको दबाना उतना ही आसान होता है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ही कम होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, इलोंगेशन, इलोंगेशन और कंप्रेशन। तो जितनी बड़ी स्प्रिंग लेंगे उसको खींचना, उसको दबाना उतना ही आसान होता है, जितनी छोटी स्प्रिंग लेंगे उसको उतना ही मुश्किल होता है दबाना। ट्रेन ट्रेन देखिए, ट्रेन के अंदर अगर आपने स्प्रिंग देखी हो, साइड में लगी होती है लोहे के, उसके लोहे के क्या बोलते हैं उसको, व्हील्स के पास अगर आप देखें तो वो 2-3 राउंड का स्पाइरल होता है, बस 1 2 3 इतनी बड़ी स्प्रिंग लगी होती है बैलेंस करने के लिए। तो जितनी छोटी स्प्रिंग है वो उसका स्टिफनेस कांस्टेंट उतना ज्यादा होगा, बस लेंथ का ध्यान रखना है। इस वाले केस में K1 L1 बराबर K2 L2 बराबर K L1 प्लस L2, ये हमेशा कांस्टेंट रखने वाला है, दैट इक्वल्स टू कांस्टेंट। बस हो गया, K1 बराबर K L1 प्लस L2 बाई L1, K2 बराबर K L1 प्लस L2 बाई L2। तो इसको याद रखिए, के एल इज ऑलवेज कांस्टेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स,
अब इस पे क्वेश्चन पूछने का तो फायदा नहीं है ना। मान लीजिए मैंने एक स्प्रिंग ले रखी है, इसको 1:4 के रेशियो में कट कर दिया, के कांस्टेंट था, तो कितना हो जाएगा? 1:4 के रेशियो में डिवाइड कर दिया, बताइए। K1 K2 सीधे वैल्यू पुट कर दी, 1:4 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। ये 1 लेंथ है, ये 4 लेंथ है, तो K1 into 1 is equal to K2 into 4 is equal to K into 5। K1 बराबर 5 के, K2 बराबर 5/4 के। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जितनी छोटी स्प्रिंग उतना ज्यादा उसका स्टिफनेस कांस्टेंट। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स ले ले, सीरीज पैरेलल। आपने रेजिस्टेंस देख रखे हैं, रेजिस्टेंस के लिए सीरीज पैरेलल किया है, उसका जस्ट उल्टा होता है सीरीज में। अब याद रखने वाली कहानी क्या है, क्या सेम रहेगा? तो इलोंगेशन किया गया इसका, इसको खींचा गया x, सब में ये खींची x1, ये खींची x2, ये खींची x3। स्प्रिंग कांस्टेंट K1, स्प्रिंग कांस्टेंट K2, स्प्रिंग कांस्टेंट K3, तीनों में फोर्स सेम रहेगा। F बराबर K1 x1 बराबर K2 x2 बराबर K3 x3, साथ साथ x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3। और ये बराबर kx है। यहां से वैल्यू पुट कर दो, x बराबर kx बाई k1 प्लस kx बाई k2 प्लस kx बाई k3। सॉल्व कर लेंगे इसको तो आंसर आ जाएगा। सीधा सा नियम है, सीरीज पैरेलल आपको रटना आता है। 1/k इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। दो अगर दे रखे हैं, इनको एक बनाना है, तो k इज इक्वल टू k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। ध्यान क्या रखना है, फोर्सेस सेम। मेरी आवाज नहीं आ रही है बच्चों, दिक्कत हो रही है? Yes, sir. ठीक है, जिसके थोड़ी सी दिक्कत हो रही है बेटा जरा सिग्नल देखना, सिग्नल जहाँ ठीक ठाक आ रहा वहां बैठ के एक बार पढ़ो, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा समझना। सीरीज पैरेलल लगाना मुश्किल नहीं है। देखो एक स्प्रिंग को कट फुट कर दिया, डबल कर दिया, हाफ कर दिया, ट्रिपल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसके लिए ये रूल है। सीरीज में जोड़ दिया जाए, कई सारी स्प्रिंग्स ली जाए, उनको ऐड कर दिया जाए, K1 K2 K3, तो तीनों सीरीज में जोड़ दिए जाएंगे, तो इसका इलोंगेशन x1, इसका इलोंगेशन x2, इसका इलोंगेशन x3, तीनों में फोर सेम रहने वाला है। F बराबर K1 x1 बराबर K2 x2 बराबर K3 x3 इक्वल टू इफेक्टिव स्प्रिंग इनटू Kx, टोटल इलोंगेशन x है, जहाँ x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 और x बराबर x1 की वैल्यू पुट कर दी, x2 की वैल्यू पुट कर दी, 1/k की वैल्यू 1/k1 प्लस 1/k2, सीधे रिजल्ट याद रखें। पैरेलल में क्या सेम रहेगा? पैरेलल में इलोंगेशन सेम रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये भी पैरेलल है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इनफैक्ट ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये भी पैरेलल, ये सीरीज नहीं है। जब दोनों एंड्स एक जगह जुड़े हुए हैं और दूसरा एंड दीवार से जुड़ा हुआ है, दोनों एंड ब्लॉक से जुड़े हुए हैं, हर कोना ब्लॉक से जुड़ा हुआ है और ब्लॉक के साथ साथ जो दीवार है उसके साथ ये दोनों एडेड है। ठीक है, तो ये स्प्रिंग के केस में क्या सेम रहेगा? इलोंगेशन सेम रहेगी, इलोंगेशन सेम, x1 बराबर x2 बराबर x, f बराबर k1 x1 प्लस k2 x3 दैट इक्वल्स टू kx। हाँ बेटे, सो ये जो आपने फर्स्ट वाला केस बनाया उसमें इलोंगेशन तो सेम नहीं रहेगा ना? क्या चीज बेटे? जो फर्स्ट वाला केस है जिसमें बीच में एक ब्लॉक है, दोनों साइड में दीवार दीवार है, हाँ
उसमें इलोंगेशन तो सेम नहीं रहेगा ना। क्यों? फिर इसको तो चलाओ आगे, इसको एक्स चलाओ। हाँ, तो एक वाली स्प्रिंग तो एक्स से कम होगी, दूसरी वाली स्प्रिंग एक्स से ज्यादा होगी ना। तो कंप्रेशन और इलोंगेशन ही तो है। कंप्रेशन या इलोंगेशन एक ही चीज है ना बेटे। ये एक तरफ दबेगी एक तरफ खींचेगी, तो दोनों तो इस तरफ वापस फोर्स लगाएंगे। अगर मैं कहूं, अब देखो समझना, ये एक्स खींच दिया तो इस पे कितना फोर्स लगेगा? इधर से लगेगा k1x, इधर से लगेगा K2 k2। अब इसको जरा चेक करो, इसको x चला दिया, इस पे किधर फोर्स लगेगा? k1x। और उसमें भी दोनों फोर्स किधर लग रहे हैं? पीछे की साइड। है ना, तो दोनों सीरीज पैरेलल में काउंट किए जाएंगे, ये भी पैरेलल में ये भी पैरेलल में। ठीक है, दोनों का इलोंगेशन सेम होगा, फोर्सेस की वैल्यू ये आ जाएगी, यानी के की वैल्यू। तो ये चीज देखो, ये जो मैंने बताई है, ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये बड़ी बारीक चीज है ध्यान रखने के लिए। ठीक है, हालांकि हमारा इसका काम बहुत कम पड़ेगा, लेकिन कभी कभी जब पड़ जाएगा तो इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। तो ये चीज लोग याद ही नहीं रखते। क्या सेम रहने वाला है? तीनों में इलोंगेशन अलग अलग होगा। ये x1 इलोंगेट करेगा, ये x2 इलोंगेट करेगा, ये x3 इलोंगेट करेगा, लेकिन क्या सेम रहेगा? फोर्सेस सेम रहेंगे। तो ये चीज याद रखनी है। ठीक है, हालांकि सीरीज पैरेलल्स करना सबको आता है, रेजिस्टेंस के केस में सबने किया, रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है, तो इसको याद रखना है। रेजिस्टेंस के केस में जो निकालने का तरीका था उसका जस्ट उल्टा हम ले लेते हैं इसके केस में। तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन फलाना ढिमकाना कर लिया जाए तो, जैसे एग्जांपल देखते हैं। चलो फटाफट सब लोग बताओ भाई। इस वाले ब्लॉक के लिए इफेक्टिव के की वैल्यू बतानी है। ठीक है, के, 2k, के, 2k और के, इफेक्टिव के बताइए। इसके लिए इफेक्टिव के बताइए। सीरीज पैरेलल करना आता ही है, बस जो आप लोग रेजिस्टेंस के लिए करते हो उसका उल्टा करना है ध्यान रखते हुए। लगाइए दिमाग, बताइए। मैं सीधे वर्क एनर्जी थ्योरम के एक्सप्लेनेशन, मतलब उस पे एग्जांपल्स पे नहीं आ रहा, मैं पहले सारी छोटी 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 जितने भी टूल्स हैं उनको यूज कर रहा हूँ, जितने भी टूल्स हैं उनको यूज कर रहा हूँ। उसके बाद अब सबको यूज करके अब धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बनेंगी। उत्कर्ष का आंसर आ रहा है 6k/13। देखते हैं, 2/3, 5/3, 10/11, 10/11, 21/11। देव सही है, 21/11। आंसर इज 21k/11। 21k/11 सबको आता है ना सीरीज। के एन 2k, 2k/3, 2k/3 और के पैरेलल में आ गए तो 5k/3, 5k/3 और 2k सीरीज में आ गए तो 10k/11, 10k/11 और के सीरीज में आ गए, पैरेलल में आ गए तो 10k/11 प्लस के, दैट इक्वल्स टू 21k/11। क्लियर? इस पे ज्यादा वर्कआउट कराने की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन चलिए एक और कर लेते हैं अजीब सा। एक्सक्यूज मी सर। बेटे, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे, बताओ बताओ बताओ, बोलो बच्चे। सर नेटवर्क बहुत खराब चल रहा था तो सर समझ में नहीं आया, एक एग्जांपल समझा दो सर। हाँ मैं समझाने जा रहा हूँ, चलो समझो। सर नेटवर्क खराब था, समझ में नहीं आया, एक एग्जांपल समझा दो सर। कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ। ये ले लेते हैं ब्लॉक। ठीक है, ये यहाँ कहीं ऐसे रखा हुआ, इसको ले लेते हैं। चलो जो भी के, 2k जो भी मानना है मान लेते हैं। ये k है, ये 2k है, ये k है, ये k है, ये भी k है, ये 2k है। ठीक है, सबसे पहले ये दोनों आपस में सीरीज में हो गए।
हो गए, तो ये एक बन गया। 2k/3 क्यों, सीरीज में होने पे 1 × 2/1 + 2 becomes 2k/3 के के 2k। अब ये दोनों पैरेलल में आ गए, 2k/3 और k कितना बन गया, पैरेलल में आने पे जुड़ जाएंगे, 2k/3 + k becomes 5k/3, 5k/3 हट गया। अब ये 5k/3 और ये k किस में आ गए, सीरीज में, 5/3 × 1/5/3 + 1 दैट इक्वल्स टू 5/8k। तो ये बन गया 5/8k, 2k और k, 5/8, 2 और 1। 5/8 और 2 किस में आ गए, पैरेलल में आ गए, तो 5/8 + 2 21/8, तो ये हो गया 21/8 और ये हो गया 1। 21/8 गुणे 1/21/8 + 1 दैट इज 21/29 के। इफेक्टिव के की वैल्यू 21/29 के। समझ में आया, 10th में करते रहे ना सीरीज पैरेलल, वही सीरीज पैरेलल, लेकिन उसमें ध्यान क्या रखना है, वहां रेजिस्टेंस का केस था, यहाँ उल्टा केस है, यहाँ उसका उल्टा लिया जाएगा, k 2k k 2k, ठीक है। तो ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में आ गए, इसको पहले एक बनाया, फिर ये वाला और ये वाला आपस में पैरेलल में आ गए, एक बन गए, ये इसके साथ सीरीज में आ गए तो एक बन गया। अब ये दोनों आपस में पैरेलल में आ गए तो एक बन गए, ये दोनों और ये आपस में सीरीज में आ गए तो सीरीज वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो 1/1 इस तरीके से बढ़ते हुए चले जाएंगे। एक स्प्रिंग को 3 भागों में कट कर दिया, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, 3 इक्वल पार्ट में कट कर दिया और तीनों को आपस में पैरेलल में जोड़ दिया। ये के का था, तो ये कितने का होगा बताइए। ये पूरी रॉड, ये पूरी स्प्रिंग के की थी, तो ये कितने का होगा, बताइए। क्या हाँ 9 के सही है, 9 के सही है भाई, 1/3 कर दिया तो ये 3k का हो गया, ये भी 3k का हो गया, ये भी 3k का हो गया, तीनों को जोड़ दिया 9 के। ध्यान रखिएगा, तो स्प्रिंग दे रखी हो तो क्या करना है, स्प्रिंग के केस में क्या याद रखना है, कैसे सॉल्व होगा। तो मासलेस स्प्रिंग लेते हैं, कैसे लेते हैं, टेंशन या कंप्रेशन सेम एवरीवेयर। जब मास नॉन जीरो होगा तो टेंशन या कंप्रेशन में और मे नॉट, जब ये वर्टिकल होगा तब नहीं होगा, बाकी हॉरिजॉन्टल होगा तो हो जाएगा, मे नॉट से एवरीवेयर। जैसे ये स्प्रिंग लटकी हुई है,
खुद के वेट के कारण भी इसके अंदर इलोंगेशन आ सकता है। तो अगर मैं कहूँ तो यहाँ और यहाँ T1 और T2, T1 नॉट इक्वल टू T2, ध्यान रखिएगा दो जगहों पे टेंशन की वैल्यू सेम नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर इसका मास भी इंक्लूड हो जाएगा, इसके नीचे इसका मास भी इंक्लूड करेंगे, तो वो इलोंगेशन वेट के कारण कितना इलोंगेट करता है। तो लिख लीजिए इलोंगेशन ड्यू टू ओन वेट mg, अपने खुद के वेट के कारण इलोंगेशन मान लिया x नॉट, तो kx नॉट mg बाई 2, तो x नॉट बराबर mg बाई 2k। कायदे से अगर देखा जाए तो स्प्रिंग लटका दी जाए m मास की, तो इलोंगेशन सिंपल केस में kx नॉट बराबर mg हो जाएगा, मासलेस। और अगर ये खुद ही की मास को दे रखा है, इसका मास m है, तो इलोंगेशन आधा हो जाता है, kx नॉट बराबर आधा वेट ले लिया जाता है, दैट इक्वल्स टू x नॉट इक्वल टू mg बाई 2k। क्यों लेते हैं वो बात की बात, क्यों यहाँ पर बिल्कुल वेट नहीं है, धीरे धीरे ऊपर जाते जाए। देखो यहाँ क्या है, यहाँ नीचे वेट लगा दिया है, तो इस पे भी उतना ही मास, उस पे हर जगह मास की वैल्यू सेम है। इस वाले में चेक करूंगा तो यहाँ पर मास की वैल्यू 0 होगी, धीरे 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 ऊपर जाता जाऊंगा तो मास की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ फोर्स 0, यहाँ फोर्स mg, तो एवरेज फोर्स ले लिया जाएगा 0 प्लस mg बाई 2। हम एवरेज से कर सकते हैं या इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं, सबको याद रखना है खुद के वेट के कारण ये आधा इलोंगेट करता है, ठीक है। खुद के वेट के कारण ये इलोंगेशन देता है, लेकिन इलोंगेशन पूरी इलोंगेशन देने की बजाय, हमको पता है इस पे लग रहा होगा kx नॉट ऊपर और mg नीचे, देखो मासलेस है तब तो कुछ लेना देना नहीं, मासलेस है तो हर जगह टेंशन सेम रहने वाला है, स्प्रिंग का फोर्स और टेंशन की वैल्यू हर जगह सेम आने वाली है। लेकिन अगर स्प्रिंग के पास मास आ गया, स्प्रिंग के पास मास आने का मतलब हर जगह टेंशन सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी, खास करके जब वर्टिकल होगा तो अलग अलग आएगा। तो अगर मासलेस है तो नॉर्मल इलोंगेशन kx नॉट बराबर वेट लगा रखा है mg का, जहां पर खुद का वेट सेल्फ मास, खुद का मास है सेल्फ मास, तो सेल्फ मास के कारण आधा डिवाइड कर जाएगा। इसे देखो क्वेश्चन देता हूँ एग्जांपल, सभी लोग बताना कितना इलोंगेशन होगा। यहाँ कैपिटल M लगा रखा है, यहाँ स्मॉल m है, इलोंगेशन कितना होगा इन स्प्रिंग, बताइए कितना इलोंगेशन होगा। अब आप कॉमन सेंस से बता सकते हैं दोनों, नहीं नहीं गलत है मौलिक, दो केसेस है ना, बाहरी वेट आउटर वेट लगाने पे क्या कहानी हो रही है, कितना इलोंगेशन आ रहा है mg बाई के, और खुद के वेट के कारण कितना इलोंगेशन आता है mg बाई 2 के, तो नेट इलोंगेशन कितना होगा चेक कर लो, x बराबर x1 प्लस x2 दैट इक्वल्स टू mg बाई के प्लस mg बाई 2, ये इलोंगेशन 3mg बाई, दोनों को मास अलग अलग है, स्मॉल m कैपिटल, ठीक है। ये एक बड़ी अच्छी जानकारी थी, याद रखना है खुद के मास के कारण ही इलोंगेशन पॉसिबल, वो वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में तो है ही नहीं। अगर इसको हॉरिजॉन्टल में खुद का मास रख दें तो इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना होगा जब एक्सेलरेशन की बात आएगी तब। इसका मास भी लिया जाएगा तो इस केस में कहानी एलिमेंट ले करके सॉल्व करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, जब वर्टिकल लटका हो तो ये वेट का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलो एक और पूछ लेता हूँ,
एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर इससे पहले वाला एग्जांपल समझा दो, नेट ठीक से बता। नहीं आ- देखो मासलेस स्प्रिंग है और नीचे वेट लगा दिया है, कितना इलोंगेट करेगा? नॉर्मल सी बात है, इक्विलिब्रियम पे आके रुक जाएगा। कहाँ तक जाएगा क्या आएगा, अभी हम उसको यूज भी करेंगे। ये जहां तक आता है उसके बाद शूट अप करके और भी आ गया था, तो वो एम्पलीट्यूड वाली कहानी है, उसको हम एग्जांपल के तौर पे सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, तो ये फिलहाल के लिए क्या जानकारी रखनी है कि खुद के मास के कारण कोई इलोंगेशन नहीं हो पा रहा, मासलेस है, लेकिन वेट इसको इलोंगेट कर दे रहा है। वेट कितना इलोंगेट कर रहा है? ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स kx नॉट mg, नीचे की तरफ तो kx नॉट बराबर mg, दैट इक्वल्स टू x नॉट इलोंगेशन की वैल्यू mg बाई k। जब इस केस में खुद के वेट के कारण इलोंगेशन की बात की जाएगी तो खुद के वेट के कारण यहाँ पर वेट 0 होगा, ऊपर जाते वक्त हर जगह वेट की वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, और इस जगह वेट की वैल्यू mg हो जाएगी। तो हम Yes, अगर एवरेजली चेक करें तो कितना एवरेज फोर्स वेट एक्ट कर रहा है? mg/2। तो 0 प्लस mg हमने एवरेजली किया, हालांकि इसको इंटीग्रेट करके प्रूव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जैसे t dt का इंटीग्रेशन t²/2 होता है ना? तो लीनियर फोर्स, लीनियर का जब भी कभी करोगे तो 1/2 एवरेज वैल्यू आती है। अगर कोई वैल्यू इंक्रीज कर रही है लीनियरली तो इसकी एवरेज वैल्यू आधे पे आती है, ठीक है, हाफ वाली वैल्यू। तो यहाँ पर भी एवरेज वैल्यू मैंने mg/2 ले ली, तो इसकी वजह से इलोंगेशन कितना होगा? kx नॉट बराबर mg/2, x नॉट बराबर mg/2 के। अब दो स्प्रिंग्स, मतलब स्प्रिंग का मास भी है और ब्लॉक का मास भी है, तो ब्लॉक अपने हिसाब से खींचेगा, स्प्रिंग अपने हिसाब से खींचेगी। ब्लॉक का इलोंगेशन mg/k, खुद के मास का इलोंगेशन mg/2 के, दोनों को पुट करके दोनों का इलोंगेशन ऐड कर दिया। चलो देखते हैं, ये k का है, ये 2k का है, ये m का है, ये भी m का है, और ये 2m का है। इलोंगेशन बताओ। सोच के समझ के बताइएगा। नाइन mg/2 के, 9 mg/2 के, ठीक है, सही है। सबको क्लियर हो गया? आसान है। तो ऐसा कुछ दे रखा हो तो इसको याद रखना, काम की चीजें। तो छोटे छोटे हमने आज वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ ली, थोड़ा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी वो भी देख लिए, स्प्रिंग वाला भी देख लिया। कल से टूल्स पे आएंगे। एक सर्कुलर मोशन वाला पार्ट हमने अभी डिस्कस नहीं किया, बाकी सब हमने डिस्कस कर लिया है, तो हम इसको टूल के तौर पे यूज कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन वाले जितने पॉसिबल हैं वो हम शुरू में डिस्कस कर लेंगे, बाद में सर्कुलर मोशन पढ़ के फिर वर्क एनर्जी थ्योरम वाले एग्जांपल्स में और अप्लाई कर लेंगे। अच्छा, चीज क्लियर हो गई? mg/k, 2mg/k स्प्रिंग कांस्टेंट, तो आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है। आप कैसे क्या कहाँ क्या हुआ है कोई घबराने की जरूरत नहीं। सिंपलेस्ट एक रूल फॉलो करना है। वो रूल क्या है? जो नियम बताया गया है उसके नियम के अकॉर्डिंग चलिए। मासलेस और मास वाली स्प्रिंग में ही झंझट होती है, मोस्टली टफ क्वेश्चन बन जाता है, लोग घबरा जाते हैं। कुछ नहीं, जब मास दे रखा हो तो उसको मास का इफेक्ट सिंपल तरीके से ट्रीट करो, इसीलिए दोनों को अलग अलग लेके ट्रीटमेंट करके सिखा दिया। इसको थोड़ा ध्यान रखिए, कुछ कुछ क्वेश्चनों में इसका पॉइंट बन सकता है, स्प्रिंग के कांस्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको और इसको तैयार कर लीजिए अच्छे तरीके से। कल से वर्क एनर्जी थ्योरम के एग्जांपल्स पे डिस्कशन करें, ठीक है बच्चों? थैंक यू, बाकी कल। Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू बच्चों।